Hello everybody, welcome to my channel, myself Akshada, and I'm really sorry for uploading this video late. From this chapter 4 to 5 questions are fixed, plus this chapter is quite easy, so anyone can score 100% from this chapter. So in last video we have covered till eukaryotic cell. Now in this video we will discuss about the organelles of eukaryotic cell, that is the plasma membrane, cell wall, rough endoplasmic reticulum, Golgi body, etc. So let's start with the cell membrane, which is also called as plasma membrane, which was discovered by the scientists Singer and Nicholson in 1972. To know about the plasma membrane, the Singer and Nicholson studied on RBC, that is on red blood cells. So अगर क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से सेल के ऊपर ऑब्जर्व किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज ऑन द आरबीसी. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड इन बाइलेयर. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर and this is made up of hydrophilic head and hydrophobic tail, where hydrophilic head जो है इंटरेक्ट कर रहा है सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ, वाइल हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब क्या होता है, डरा हुआ, और फिलिक मतलब होता है लविंग. तो हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता. कुछ कोलेस्टेरॉल्स जो है वो फोस्फोबाइलिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट है, एज यू कैन सी, एंड दिस कोलेस्टेरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लीज ये टर्म याद रखना कि कोलेस्टेरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन. So protein possesses also some other type of proteins like integral protein and all, and some carbohydrates. And lipid components of membrane consist of phosphoglyceride. So mainly यहाँ पर क्या present है इस lipid bilayer के अंदर, phosphoglyceride present है. The ratio of protein and lipid varies in different cell type. So सबसे पहले क्या किसके अंदर में ऑब्जर्व किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी के अंदर में. तो आरबीसी का रेशियो यहाँ पर देखा गया 52% यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट होता है. ये टर्म प्लीज याद रखना, बहुत बार नीट में पूछा जाता है. 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पर बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है. तो हमेशा याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है. जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया आप सिलेक्टिव चीज़ें ही बताना जो हमें एक बार में देखने में पसंद आ जाए, ऐसी. तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट्स को ही अंदर या सिलेक्टिव एंजाइम्स को ही अंदर आने की इजाज़त देता है. ये हर किसी को अलाउ नहीं करता है. सो दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. तो लेट्स सी कौन कौन से प्रोसेस की मदद से मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है. तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. किसी भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बिना यहाँ पर मॉलिक्यूल इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाता है. दैट इज द मॉलिक्यूल विच कैन मूव पेरिफेरली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट. न्यूट्रल मतलब लाइक हो गया वाटर, वाटर क्या न्यूट्रल फॉर्म में है. तो ऐसे न्यूट्रल सॉल्यूट जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर अंदर जा रहे हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब ये चीज आपको याद रखनी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो कैसे अंदर जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है. तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब कि वाटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. जब न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड वाटर में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, देन दिस मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ठीक है, क्लियर है. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है. जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल पास आउट नहीं हो सकता. दैट इज पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. अब यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल तो पास आउट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर उन्हें एनर्जी लगेगी टू पास आउट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. So they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane against the concentration gradient. अब against the concentration gradient क्या है, that is from lower concentration to higher concentration. तो इस प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा और इसीलिए ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है. यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एंड दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल Na+K+ पंप.
नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग रेजिड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि सेल को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। और ये क्या करता है? आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता है ऑफ द फंगाई एंड प्लांट्स। तो ये हेल्प करता है इन सेल टू सेल इंटरेक्शन टू प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए भी हेल्प करता है और एक बैरियर बन जाता है, एक बैरियर की तरह प्रोवाइड करता है टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन अलगी का सेल वॉल किस किस से मिलकर बना हुआ है? दैट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। और प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ है? दैट इज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन से मिलकर प्लांट सेल वॉल बना हुआ है। एज वी नो दैट एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देन सेल वॉल की प्राइमरी वॉल जो होती है वो कैपेबल होती है ऑफ ग्रोथ, और जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगता है वैसे वैसे वो प्राइमरी वॉल गायब होने लगती है। सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ फॉर्म होता है, दैट इज टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन। और मिडिल लामेला मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू दी नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो मिडिल लामेला जो है वो आजू बाजू के सेल्स को साथ में होल्ड करके रखने की क्षमता रखता है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना हुआ है। देन नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जैसे कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूएशन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कंटिन्यूएशन में लाइजोसोम्स है, और उसके कंटिन्यूएशन में वैक्यूल्स है। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट है उसी तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन लाइजोसोम एंड देन वैक्यूल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क, और नेटवर्क को रेटिकुलम भी बोलते हैं, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर एक नेटवर्क देखा गया जो कि स्कैटर्ड हो रहा था इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज डिवाइडेड इनटू इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दैट इज इनटू द ल्यूमिनल inside the endoplasmic reticulum and extraluminal which is present in the cytoplasm. अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, व्हेन राइबोसोम्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called as the rough endoplasmic reticulum. तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब राइबोसोम्स का हमने पहले भी डिस्कस किया कि राइबोसोम्स क्या उनका मेन फंक्शन है, उनका मेन फंक्शन इज टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? So the rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion. So rough endoplasmic reticulum में राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये सेल इन्वॉल्व होगा एक्टिवली इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन और एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और जैसे कि हमने बात की कि ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होता है। देन आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So in smooth endoplasmic reticulum, ribosomes are absent. So in the absence of ribosomes, they appear smooth and are called as the smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipids. हमने rough endoplasmic reticulum में क्या देखा था कि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सिक्रीशन होता है, एंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है, ठीक है, विच इज अ मेजर साइट। एनिमल्स के अंदर लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज Golgi apparatus, which was discovered by Camillo Golgi in 1898. This is first observed densely stained reticular structure near the nucleus. तो इसे densely stained reticular structure ये observe किया गया near the nucleus. This Golgi apparatus consists of many flat disc-shaped sacs, or we can say cisternae, which is about 0.5 μm to 0.1 μm in diameter. And they are parallel to each other. So as you can see in the diagram, they are flat disc-shaped sacs, or we can say cisternae, which are parallel to each other. So these are the cisternae, which are varied in number
आर प्रेजेंट एंड आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस। तो ये वेराइड नंबर के प्रेजेंट हो सकते हैं नियर द न्यूक्लियस। ऊपर की तरफ जो वो सिस फेस प्रेजेंट होता है, दैट इज दी सिस, और वी कैन से फॉर्मिंग फेस विच इज कॉन्वेक्स इन शेप, वाइल नीचे की तरफ जो वो कॉन्केव ट्रांस फेस बोल सकते हैं, जिसे मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है, विच इज कॉन्केव इन शेप एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सो यहाँ पर सिस फेस और ट्रांस फेस प्रेजेंट होता है। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी बोला जाता है और ट्रांस को मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है, ठीक है। एंड द सिस एंड ट्रांस फेस एंटायरली डिफर बट इंटरकनेक्टेड। तो ये सिस और ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टर्नी। सो द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस क्या है? सो द मेन फंक्शन इज पैकेजिंग मटेरियल। एक तो ये इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स फॉर्म कर सकते हैं या फिर सिक्रीट कर सकते हैं आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो ये वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर मटेरियल्स पैक्ड होते हैं, दैट इज न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। यहाँ पर इस फॉर्म में मटेरियल्स पैक्ड होते हैं इन गोल्गी अपैरेटस एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। Alright, so this Golgi apparatus is the major site which is very important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. फंक्शन क्या है इसका? पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल किस फॉर्म में होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। कि मटेरियल यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में पैक्ड होता है, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द ट्रांस फेस, दैट इज द कॉन्केव ट्रांस और वी कैन से मैच्योरिंग फेस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। So lysosome is membrane bound vesicle structure which is formed by the process of packaging in Golgi। तो Golgi के पैकेजिंग के प्रोसेस की मदद से यहाँ पे लाइसोसोम फॉर्म हुआ है which is membrane bound organelle और we can say membrane bound structure which is rich in hydrolytic enzyme। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में रिच है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलेस, लिपेस, प्रोटीएस एंड कार्बोहाइड्रेट which is rich in hydrolytic enzymes which get active at the acidic pH। तो ये लाइसोसोम एक्टिव होता है एसिडिक pH के ऊपर। जब एसिडिक pH हो जाएगा मतलब कि बहुत कम pH रहेगा, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो गए। एंड दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये इतने ज़्यादा एसिडिक होते, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके पास कैपेबल होते, ये कैपेसिटी होती है कि ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को, तक ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। So this was all about the lysosome, which is the membrane bound structure which is formed by the process of packaging in Golgi, which is rich in hydrolytic enzyme and get active at the acidic pH, and these enzymes are capable of digesting like carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acids. Then next is vacuoles। सो वैक्यूल्स जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो कि ऐसे मटेरियल कंटेन करते हैं जो विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, लाइक वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सो दे कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इट इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल ओवर 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। यानी कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज हायर देन इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कंपेयर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है वैक्यूल का। तो ऐसा क्यों? द रीज़न इज, जैसे कि हमने बात की कि टोनोप्लास्ट ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, दैट इज टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट क्या करता है? अलाउ करता है नंबर ऑफ आयंस को या फिर दूसरे मटेरियल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस वजह से क्या हो जाता है? वैक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। गॉट इट। देन नेक्स्ट इज इन अमोइबा। सो अमोइबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है अमोइबा के अंदर, वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्सक्रीशन। एंड इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म by engulfing the food particle। और वैक्यूल्स प्रोटिस्टा के अंदर कैसे फॉर्म होते हैं? प्रोटिस्ट के अंदर फूड को जब एनग्यूल्फ करते, खाते, उस टाइम पे वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एनग्यूल्फिंग द फूड पार्टिकल इन द प्रोटिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी वैक्यूल। डायग्राम देख लेते हैं वैक्यूल का, विच इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज टोनोप्लास्ट, और सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है और सेल सैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है।
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक सेल के अंदर इतने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी के ऊपर कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शेप एंड साइज इज ऑल्सो वेरिएबल, और इसका शेप और साइज भी वेरिएबल होता है। इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 0.2 to 1 म्यूमीटर, एवरेज है 0.5 म्यूमीटर, और लेंथ होती है इसकी 1.0 to 4.1 म्यूमीटर तक। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये कैसा होता है, सॉसेज या फिर बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल होता है शेप इसका हम डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, एंड अंदर की तरफ जो है वो इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि एनफोल्डिंग शो कर रही है, बहुत नंबर ऑफ एनफोल्डिंग शो कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टा। एंड अंदर की तरफ मतलब कि अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है फोस्फोलिपिड ग्रैन्यूल्स, पेरोक्सीसोम्स, सेल्यूलर डीएनए, कुछ 70S राइबोसोम्स ये कंटेन कर रहा है। हम और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कंटेन करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया डायग्राम के अंदर। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एज इट इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट जो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री फॉर्म कर रही है, और जो इनर कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स कंटेन कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की। यहाँ पर क्रिस्टा क्या है, क्रिस्टा इज द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ एनफोल्डिंग। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ एनफोल्डिंग्स दिखाई दे रही है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, विच इंक्रीजेज द इन सरफेस एरिया। और ये क्रिस्टा की वजह से जो वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे बोलेगी कि ऐसे क्यों हो रहा है, अभी ये तो कॉमन है, अगर सीधा रास्ता होता है और उसके कंपेयर में आड़ा तिरछा गोल गोल रास्ता होता है तो गोल गोल रास्ते का ज्यादा सरफेस एरिया होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट एरिया। ठीक है, इस वजह से क्रिस्टा यहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्टिविटी होती है, एंड दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज एटीपी, जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं, हेंस कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एटीपी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। मैट्रिक्स पोजेसेस द सिंगल सर्कुलर डीएनए, जैसे कि हमने देखा डायग्राम के अंदर कि सिंगल सर्कुलर डीएनए कंटेन कर रहा है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कंटेन कर रहा है, राइबोसोम विच इज द 70S, एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो मैट्रिक्स क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द फिशन, तो यहाँ पर फिशन की मदद से, फिशन की प्रोसेस से और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डेवलप होते हैं। आई होप आपको अभी तक के सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस किए सभी क्लियर है। इफ आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। देन नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं एंड यूग्लिनोइड्स होते हैं, प्लास्टिड्स उनमें पाया जाता है। सो फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. Let's discuss one by one, starting with chloroplast. So chloroplast contains chlorophyll and carotenoids, and these pigments प्रेजेंट इन थैलाकॉइड्स। तो थैलाकॉइड्स टर्म ये याद रखना, हम आगे अच्छे से और डिस्कस करेंगे। सो दिस पिगमेंट्स दैट इज द क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. So these pigments that is chlorophyll and carotenoids plays important role in trapping light energy, क्योंकि light energy को ट्रैप करते ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. तो ये मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के अंदर पाए जाते हैं. इनका शेप होता है लाइक लेंस शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. इन शेप के ये हो सकते हैं. लेंथ इसकी वेरिएबल होती है विच इज अबाउट 5 to 10 mm और विथ इसकी होती है 2 to 4 mm. लेट्स डिस्कस फर्स्ट इट्स डायग्राम, तो आगे की चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. देखो आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद डायग्राम, बिकॉज अगर डायग्राम अगर अच्छे से याद रहे ना तो सारी चीज़ें अपने आप बराबर से याद रहती है कि कौन सी चीज़ काय में कैसे प्रेजेंट होती है, क्या कंटेन करती है, ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती है. बस डायग्राम अच्छे से याद रखो. ठीक है, तो डायग्राम हम देखते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस.
अंदर की तरफ मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म की जगह पे जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वैसे यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट है और कुछ स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, एंड द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, जैसे कि हमने बात की। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड एज द थैलाकॉइड विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। तो एक सिंगल ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक उसे थैलाकॉइड बोलते हैं एक, और जो अरेंज होता है इन दी स्टैक्स लाइक इन द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड एज द ग्रेना, और वी कैन से इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। तो जो और ये थैलाकॉइड्स जब अरेंज होते हैं एक के नीचे एक, तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम ग्रेना बोलते हैं। तो एक पूरा यूनिट जो होगा उसे हम ग्रेना बोलेंगे और सिंगल को हम बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है, जिसे इंटरग्रेनल थैलाकॉइड भी बोला जाता है विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। तो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज द ग्रेनम, जो कि पूरा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जब कॉइन्स को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसे हम ग्रेनम बोलते हैं। एंड अ सिंगल सैक उसे हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड बोलेंगे। There are flat membranous tubules called as the stromal lamella. तो as you can see here ये क्या है, stromal lamella क्या है, flat membranous tubule है जिसे हम stromal lamella भी बोलते हैं, connecting the thylakoids of the different grana। तो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड को ये कनेक्ट करके रखता है। स्ट्रोमा, अब स्ट्रोमा क्या है, जैसे हमने बोला कि जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वैसे यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट है थैलाकॉइड के अंदर। सो स्ट्रोमा कंटेनिंग द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये ऐसे एंजाइम्स कंटेन कर रहा है स्ट्रोमा जो कि जिसकी जरूरत है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कंटेन कर रहा है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कंटेन कर रहा है। राइबोसोम दैट इज 70S राइबोसोम्स ये कंटेन कर रहा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स दैट इज द 70S वाले, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। तो ये ऐसे पिगमेंट्स कंटेन करता है जो कि फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर पिगमेंट्स। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड अ रेड कलर। तो ये क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल to give color to the part of the plant like yellow, orange और red. So this was all about the chromoplast. अब आता है last leucoplast. तो leucoplast is colorless plastids which varied in shape and size, stores nutrients like amyloplast stores carbohydrate like starch, example इसका potato. Elioplast stores oils and fats and aleuroplast stores proteins. तो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि अमीलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को। देन नेक्स्ट है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए बाय जॉर्ज पेडल इन 1953। राइबोसोम किससे मिलकर बने हुए, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज द आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए कौन, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। देखो हमने स्टार्टिंग में ही 3 ऑर्गेनल डिस्कस किए थे कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। पहला था राइबोसोम, दूसरा था सेंट्रोसोम और तीसरा है न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सो दिस राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। Eukaryotic ribosomes consist of 80S and prokaryotic ribosomes consist of 70S। तो यहाँ पर S क्या चीज है, तो S is the sedimentation coefficient जो कि इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, ठीक है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। फॉर एग्जांपल 70S जो वो 50S एंड 30S से मिलकर बने हुए, इसका मतलब कि 70S भी और 80S भी 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। बहुत ही ईजी है ये चैप्टर, बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है सबके बारे में, बस अच्छे से याद रखो आप और बार बार रिवाइज करते रहो। देखो रिविजन इज द ओनली की टू सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा, कुछ भी हो, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप परफेक्ट होते जाओगे उस चीज़ में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। तो ये एक ऐसा प्रोटीनाइशियल स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
तो ये क्या है, साइटोस्केलेटन क्या चीज है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटालिटी प्रोवाइड करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये साइटोस्केलेटन, स्केलेटन से समझ में आता है हमारे बॉडी में स्केलेटन क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, हम मोटालिटी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। उसी तरीके से सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू दी सेल विच इज कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है सीलिया। सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ऑर्स causing the movement of either cell or the surrounding fluid। तो सीलिया हमने देखा था पहले भी, शायद डिस्कस कर लिया है सीलिया के बारे में कि ये कैसा होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। हमने हाँ ये डिस्कस कर लिया इन द पैरामीशियम, राइट। पैरामीशियम के ऊपर के बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द सेल एंड ऑल्सो टू द सराउंडिंग फ्लूइड। देन फ्लैजेला। फ्लैजेला कैसे होता है, कंपेरेटिव टू सीलिया इट इज अ लॉन्गर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजेला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी सेल मूवमेंट एंड जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो पजेस करते हैं फ्लैजेला। ओके, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जब सीलिया और फ्लैजेला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कवर्ड है, ये सीलिया और फ्लैजेला जो है वो कवर्ड है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम which possesses number of microtubules running parallel to the long axis। तो ये एक्सोनीम जो है वो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं जो कि लॉन्ग एक्सिस से पैरेलली रन करते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। देखो अंदर की तरफ जो है वो दो सेल्स प्रेजेंट है जिसे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है, जो कि रेड कलर का क्या है, सेंट्रल शीथ है और उसके अराउंड जो है वो 9 पेयर्स ऑफ डबलेट रिंग्स प्रेजेंट है and this is called as the peripheral microtubules which is also called as the doublet and these doublets are attached to each other with the help of the interdoublet bridge। तो ये एक दूसरे से अटैच है with the help of interdoublet bridge। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ पे 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स प्रेजेंट है and a pair of centrally located microtubule and this arrangement is known as the 9+2 array। 9+2 किस लिए, क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो 9 डबलेट्स प्रेजेंट है और अंदर की तरफ 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+2 array। The cilium and flagellum merge from centriole like structure called as the basal body। तो ये centriole से merge होते हैं कौन, सीलियम और flagellum, that is known as the basal body। ठीक है, तो ये क्या है, basal body as you can see in the diagram। The small is hair like structure is called as cilia जो कि arise हो रहा है from the basal body that is made up of the centriole। ठीक है, basal body किससे मिलकर बनी हुई है, centriole से मिलकर बनी हुई है and the long one is the flagella। देन नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रोजोम जो है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बने हुए हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल के फॉर्म में प्रेजेंट है और हर एक सेंट्रियोल यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रोजोम सेंट्रियोल से मिलकर बने हुए, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनियस है तो सेंट्रोजोम भी नॉन मेम्ब्रेनियस ही होगा। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। लेट्स सी देयर स्ट्रक्चर की कैसे स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का। तो ये 9 क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी यहाँ पर 9 क्लस्टर्स प्रेजेंट है 3-3 के अरेंजमेंट में। तो 3-3 ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सेंट्रल पार्ट इसका प्रोटीनेशियस होता है जिसे सेंट्रल हब भी बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल हब जो है वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है एंड दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये अमॉर्फस मतलब क्या होता है, पाउडरी फॉर्म, डस्टर फॉर्म में होता है। सो दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये चीज़ याद रखना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर सेंट्रियोल्स के अंदर किससे मिलकर बने हुए हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। From the central hub, radial spokes are arising connecting with the microtubules। As you can see, central hub से जो वो radial spokes arise हो रहे हैं जो कि connect कर रहे हैं with the microtubules। All right। सो बेसिकली यहाँ पर 3-3 के माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में 9 क्लस्टर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इनका नेमिंग किया गया तीनों का ABC के फॉर्म में। तो जो C वाला है वो A वाले से, बगल वाले के A वाले से कनेक्ट कर रहा है, C वाला A वाले से कनेक्ट कर रहा है, C वाला A वाले से कनेक्ट कर रहा है। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम है ना, C वाला जो है A वाले से कनेक्ट कर रहा है। तो दिस कनेक्शन, दिस लिंक इज कॉल्ड एज दी CA लिंकर। ठीक है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, CA लिंकर बोलते हैं।
So this was all about the centrioles. Then next is the nucleus. Nucleus is discovered by Robert Brown. पोजीशन कहाँ होती है एनिमल सेल्स की, इसके सेंट्रल में होती है और प्लांट्स के अंदर पेरिफेरल होती है. नंबर इसका वेरिएबल होता है इन सेल, लाइक मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड हो सकता है. बाई न्यूक्लिएटेड किसके अंदर है, पैरामीशियम के अंदर है. और न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेनियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये, ठीक है. न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. कंपोनेंट्स क्या क्या ये कंटेन करता है, लाइक द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, हमने अभी भी डिस्कस किया ये चीज़. एंड क्रोमैटिन ये कंटेन करता है. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अंदर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है जो कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है. और यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस. एंड क्रोमैटिन्स, एज यू कैन सी दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या क्रोमैटिन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है. और ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है. ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्सचेंजेस करता है मटेरियल का, यहाँ से मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है, ठीक है. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या कंटेन कर रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, मेटल्स, मेटल आयंस एंड हिस्टोन्स एक्सेट्रा ये कंटेन करता है मैट्रिक्स के अंदर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, मेटल आयंस एंड हिस्टोन्स, ये ऐसी सारी चीज़ें ये कंटेन करता है इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म. देन न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज मेड अप ऑफ आउटर ग्रैनुलर रीजन एंड सेंट्रल फाइब्रिल रीजन. तो जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो आउटर ग्रैनुलर रीजन है, एंड जो ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, दैट इज द सेंट्रल फाइब्रिल रीजन. तो जो आउटर ग्रैनुलर रीजन है वो प्रिकर्सर है फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट्स, एंड द सेंट्रल फाइब्रिल रीजन कंटेन्स द आरएनए एंड आरडीएनए, ठीक है. तो जो फाइब्रिल, सेंट्रल फाइब्रिल है वो क्या कंटेन कर रहा है, आरएनए एंड आरडीएनए ये कंटेन कर रहा है. देन नेक्स्ट इज क्रोमैटिन. आगे हम क्रोमैटिन को और डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ काइंड ऑफ. सो इट इज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स इन द इंटरफेसेस कॉल्ड एज द क्रोमैटिन. सो ये क्या है, लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर. ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है इन इंटरफेस. इंटरफेस क्या है, दिस आर द फेसेस ऑफ द सेल डिवीजन के टाइम पर ये फेसेस होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने बताया अच्छे से. उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं. इट कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड एज द हिस्टोन. तो ये क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन कंटेन करता है. सब नॉन हिस्टोन, कुछ हिस्टोन कंटेन करता है तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कंटेन करता है और कुछ आरएनए भी कंटेन करता है. तो ये क्रोमैटिन डीएनए, हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए कंटेन करता है. इन डिफरेंट स्टेजेस क्रोमैटिन कन्वर्ट्स इनटू द क्रोमोसोम. तो आगे जैसे कि मैंने बताया कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं स्टेजेस, वैसे वैसे दूसरे स्टेजेस में क्रोमैटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है. So based upon the position of centromere, it can be classified into 4 types, that is into the telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric. तो ये 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं. तो इसमें टेलोसेंट्रिक क्या है, सो टेलोसेंट्रिक के अंदर टर्मिनल सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है जिसके अंदर एक ही साइड सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है. एक्रोसेंट्रिक के अंदर इट हैज़ द वेरी शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, एंड एक जो है वो वेरी लॉन्ग आर्म होती है. एक एकदम छोटी आर्म होती है और एकदम लॉन्ग आर्म होती है. सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर एक तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होता है और एक तरफ कम. तो डिस्टेंस जो है वो एक तरफ का ज़्यादा होता है, एक तरफ का कम होता है, तो इस वजह से एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म दिखाई देती है. और मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर मिडिल में प्रेजेंट होता है और मिडिल में प्रेजेंट होने की वजह से दोनों भी आर्म जो है वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ठीक है. एंड द लास्ट टॉपिक इज माइक्रो बॉडीज. तो माइक्रो बॉडीज किसे बोलते हैं, जब मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइनर वेसिकल्स होते हैं उन्हें माइक्रो बॉडीज बोलते हैं. एंड इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स. और ये माइक्रो बॉडीज जो है बहुत से एंजाइम्स कंटेन करते हैं. One important announcement for you guys that we are going to start chemistry lectures too within few days. So if you didn't subscribe my channel, please do subscribe and also press the bell icon
ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड येस, हियर वी फिनिश द चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो, यू कैन।